आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में। अब फर्स्ट चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो ब्रह्मांड विज्ञान पढ़ना है। जैसा कि आपने पहली वीडियो में अब शब्द सुना होगा कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी में हम क्या पढ़ते थे? कॉस्मोस का अध्ययन करते थे, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यही तो पूछेगा कि ब्रह्मांड है क्या, है ना। तो अगर आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज यूनिवर्स, तो आप क्या कह सकते हैं? तो आप उसमें कह सकते हैं आकाश गंगाओं के पुंजों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया है। यानी उसमें एक ऑप्शन था कि ब्रह्मांड किसी क्या है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन यही सही था कि आकाश गंगा के पुंजों के समूह को। किसके पुंजों के समूह को? आकाश गंगा के, यानी आकाश गंगाओं के ग्रुप को। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप यहाँ है आकाश गंगाओं का, एक ग्रुप यहाँ है और एक ग्रुप यहाँ है। तो इन ये ग्रुप और ये ग्रुप और ऐसे तमाम ग्रुप हैं। इन ग्रुपों को मिलाकर ही एक एक ब्रह्मांड बना है ना। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज यूनिवर्स, तो आप कह सकते हैं आकाश गंगाओं के पुंजों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। अगर ऑप्शन में आता है तो इस तरीके से आपको ये हैंडल करना भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो उसमें बिग बैंग सिद्धांत जो सर्वमान्य है कि भाई महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल माना गया कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा साम्यवादी सिद्धांत है, उसके अलावा दोलन सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के उत्पत्ति को डिफाइन करते हैं। तो आपसे ये मैचिंग के लिए भी आ सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेथियर ने। साम्य अवस्था सिद्धांत किसने दिया? थॉमस गोल्ड और हरमन बोडी ने। दोलन सिद्धांत किसने दिया? एलन सेंडेज ने। ठीक है, अब उसके बाद ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए एक संस्था बनाई गई है। यानी जैसे मान लो कि ब्रह्मांड के बारे में कहीं तो ऐसा कोई वो सेंटर होगा ना जहाँ केवल काम ही ये है कि हमें ब्रह्मांड की रिसर्च करनी है। तो जहाँ ब्रह्मांड के बारे में रिसर्च होती है उस मुख्यालय तो उसका जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। लेकिन उस संस्था का नाम जो है ना वो है सर्न। क्या है? सर्न, CERN। ठीक है, अब इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, हमने ब्रह्मांड पढ़ा, ब्रह्मांड के बाद हमें उसके अंदर जाना है। तो उसके अंदर में मिली थी आकाशगंगा। तो आकाशगंगा क्या है भाई? ब्रह्मांड क्या है? आकाशगंगा के समूह का समूह। आकाशगंगा क्या है? तारों के समूह का समूह, यानी तारों के पुंजों के समूह को। पुंजों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तो आपसे सिंपल भाषा में अगर कोई पूछेगा ब्रह्मांड क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आकाशगंगा के पुंजों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन आकाशगंगा क्या है? तो आप कह सकते हैं तारों के पुंजों के समूह को। अब ये पुंज शब्द जो है ना, ये पुंज शब्द इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि उसमें और चीज़ें कनेक्टेड है ना। कि एक ग्रुप तारों से और तारों के आसपास की, जैसे मान लो सूर्य एक तारा है ना। तो अगर उसके आसपास ग्रह है तो वो भी उस पुंज के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो आकाशगंगा उससे मिलकर बनती है। ठीक है, अब आकाशगंगा समझ लेते हैं कि आकाशगंगा एक्चुअल में है क्या। देखो, हमारी आकाशगंगा जो है वो कुछ इस तरह की है, यानी वो सर्पिल आकार में है ना। और वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है, यानी बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से किधर की तरफ? अंदर की तरफ। यानी चीज़ें इसमें बाहर से आती हैं और वो धीरे 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 अंदर की तरफ इसमें चली जाती हैं। यानी आकाशगंगा का जो रोटेशन है वो बाहर से किधर की तरफ है? केंद्र की तरफ, बाहरी भुजा से केंद्र की तरफ, ना कि केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यही हो गया कि आकाशगंगा का जो रोटेशन है वो कैसे है? बाहर से अंदर की तरफ है। ठीक है, अब उसके अलावा आकाशगंगा को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो उसकी 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब इसे मैं इस तरीके से बना सकता, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सी सेंटर है, कौन सी बाह्य है, कौन सी मध्य है। देखिए, एक हो गया आकाशगंगा का केंद्र, एक हो गई मध्य भुजा और एक हो गई बाह्य भुजा। अगर मैं इसे यहाँ से ओपन कर देता हूँ, मान लीजिए कि ये मैं इसको ओपन कर दिया यहाँ से, तो ये कहीं ना कहीं
इस तरीके से इससे कनेक्टेड हो जाएगी, है ना। और ये फिर वो पूरा सिस्टम हो गया कि ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और ये इस तरीके से बाहर की तरफ घूम रही है ना। लेकिन एक्चुअल में इसका जो रोटेशन है वो किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है। अब इसमें समझना क्या है कि आकाशगंगा की वर्किंग प्रोसेस क्या है। आकाशगंगा की 3 लेयर है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ तारे ऐसे होते हैं जो नवजीवी होते हैं, यानी वो बिल्कुल नवीन होते हैं, यानी जिनमें इतना प्रकाश नहीं होता। तो ये तारे नवीन जितने भी हैं, तो एक क्वेश्चन यही आएगा कि नवीन तारे, नवजीवी तारे या भ्रूण तारे आकाशगंगा की किस कक्षा में पाए जाते हैं। तो आकाशगंगा की बाह्य कक्षा में जो नवीन तारे हैं, क्योंकि वो बाहर से बनते हैं, यहाँ निहारिका नेबुला होते हैं, इससे वो बनने के पश्चात इनमें एंटर करते हैं, और इसमें एंटर करने के बाद वो इस तरीके से अंदर की तरफ रोटेशन करते हैं। ठीक है। अब जब वो अंदर की तरफ रोटेशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक तारा जब बना तो वो आकाशगंगा के बाह्य कक्षा के भी बाहर था, लेकिन जब वो बन गया तो वो धीरे धीरे आकाशगंगा के अंदर रोटेट करता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि नवजीवी तारे या भ्रूण तारे कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आकाशगंगा की किस कक्षा में, बाह्य कक्षा में। तो ये जो तारे हैं, ये कैसे तारे हैं, ये वाले, ये नवजीवी हैं, मतलब बिल्कुल नए बने हैं ये। ठीक है। तारा नया बनता है, तारे की मृत्यु भी होती है, यानी तारे का जन्म भी होता है और तारे की मृत्यु भी होती है। ठीक है। अब उसके बाद इसमें जब ये धीरे धीरे घूमता घूमता एंटर करेगा अंदर इस वाले इसमें, तो वो परिपक्व तारा होगा। कैसा तारा होगा, परिपक्व, यानी वो पूरी तरीके से अपनी युवावस्था में होगा। ठीक है। और लास्ट में जब वो अपना बुढ़ापा दिख रहा होगा, तो वो केंद्र में चला जाएगा। ठीक है। और केंद्र में लास्ट में ही उसमें विस्फोट होता है, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है। तो ये जो विस्फोट होता है, ये सेंटर में होता है। कहाँ होता है, तारे का जो विस्फोट होता है, तारे की मृत्यु जो होती है, वो केंद्र में होती है। अब आकाशगंगा से 3 क्वेश्चन। आकाशगंगा की बाह्य भुजा में पाए जाते हैं तो नवजीवी तारे, आकाशगंगा की मध्य भुजा में पाया जाता है तो परिपक्व तारे। अब इसका उदाहरण है सूर्य। तो सूर्य जो है ना, वो परिपक्व तारा है। ये जो सन है, ये परिपक्व तारा है, और ये आकाशगंगा की सेंटर में है, इस वाली भुजा में है। ठीक है। और यही हमारे उपग्रह ग्रह हैं, जो अब सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, है ना। तो ये हमारे ग्रह उपग्रह हैं। अब इसके बाद ये देखो कि जब हम यहाँ आ गए, तो एक टाइम ऐसा भी होगा ना कि जब हम घूमते घूमते आकाशगंगा के केंद्र पहुँच जाएंगे, और केंद्र में क्या होते हैं, ब्लैक होल्स। जो ब्लैक होल होते हैं वो आकाशगंगा के सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है। एक बार समझ लो फिर से, देखो, आकाशगंगा की 3 भुजा है, मध्य, वो केंद्र, मध्य और बाह्य। बाह्य भुजा में नवजीवी तारे, मध्य भुजा में परिपक्व तारे जैसे सूर्य। उसके अलावा जो तुम्हारा केंद्र है, उसमें पाए जाते हैं ब्लैक होल, या यहीं पर होती है तारे की मृत्यु। ठीक है। तो आपसे कोई पूछा है आकाशगंगा के बारे में बता दो, तो आप कह सकते हो आकाशगंगा की 3 लेयर्स होती हैं, 3 कैटेगरी में है वो। एक तो उसमें सबसे पहले जी वो केंद्र होता है, एक उसके बाद मध्य भुजा होती है, और एक बाह्य भुजा होती है। अब क्या वर्किंग प्रोसेस क्या है कि बाह्य भुजा से नवजीवी तारे एंटर करते हैं, और वो धीरे धीरे घूमते हुए मध्य में पहुंचते हैं, फिर वो केंद्र में पहुंचते हैं। बाह्य भुजा में आने वाला तारा इतना चमकीला नहीं होता, लेकिन मध्य भुजा में आते आते वो परिपक्व होकर के बहुत चमकीले तारे के रूप में दिखाई देता है। और वही हमारे सौर परिवार है जो मध्य भुजा है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि सौर परिवार आकाशगंगा की किस भुजा में पाया जाता है, तो वो मध्य भुजा में, मध्यवर्ती भुजा में पाया जाता है। केंद्र में क्या पाया जाता है, तो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, है ना, लाल तारे और रक्त दानव, ये सब जो है कहाँ पाए जाते हैं, केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आकाशगंगा से संबंधित और चीज़ें देखते हैं। आकाशगंगा के जिस भाग को हम देखते हैं, उसे हम मिल्की वे, दुग्ध मेखला या एरावत पथ कहते हैं। यानी हम तो यहाँ है ना। अब यहाँ से हम इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, जहाँ देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा, एक तारों का, पुंजों का समूह दिखाई देगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कोई पथ है ना, जो कि घूम रहा है, लेकिन हमें तो वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो इस तरह से है। ठीक है। तो आकाशगंगा के जिस भाग को हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला या एरावत पथ। ठीक है। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा जो है, यानी हमारी जो गैलेक्सी है, उसके सबसे जो पास है ना, वो, उसका नाम है एड्रोमेडा। एड्रोमेडा।
और उसके बाद जो आकाशगंगा है उसका नाम है कैनिस मेजर। क्या है? कैनिस मेजर। तो सबसे पहले एंड्रोमेडा और फिर उसके बाद कैनिस मेजर। ठीक है। अब इसके अलावा आकाशगंगा के केंद्र को, यानी जहाँ तुम्हारा ब्लैक होल पाया जाता है, उसे कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि बल्ज का संबंध है, तो बल्ज का संबंध किससे है? आकाशगंगा के केंद्र को कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं? बल्ज। हमारी आकाशगंगा का जो नाम दिया गया है वो नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और इसका जो आकार है वो कैसा है? सर्पिलाकार है। आकार सर्पिलाकार है। और ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का एक समूह है। तो ओरियन नेबुला क्या है? आकाशगंगा में चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के पास जो आकाशगंगा से एंड्रोमेडा, उसके बाद कौन सी आकाशगंगा है? कैनिस मेजर। आकाशगंगा के जिस भाग को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आया है, उसका क्या नाम है? तो उसे मिल्की वे, दुग्ध मेला या ऐरावत पथ। और ये हमारी आकाशगंगा का नाम भी आता है कभी कभी, है ना। उसके अलावा आकाशगंगा का ये है, सेंटर में क्या होगा? ब्लैक होल्स और मृत तारे। यहाँ क्या होगा? परिपक्व तारे। और जो बाह्य भुजा है उसमें नवीन तारे। और आकाशगंगा को क्या कहते हैं? तारों के पुंजों का समूह। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए क्या है? CERN है ना। और बिग बैंग थ्योरी, लेमेत्रे। और उसके अलावा विज्ञान ब्रह्मांड किसे कहते हैं? आकाशगंगाओं के पुंजों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। तो दैट्स ऑल।